जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल A1 क्लासेस। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारी त्रिशूल सीरीज का दोस्तों पार्ट 3 आ चुका है दोस्तों आपके सामने। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है। तो दोस्तों कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है, तो ये किया जाता है पौधों और पशुओं को, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, सघन खेती का संबंध किससे है। तो सघन खेती का संबंध किससे है दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है किस श्रम के सघन उपयोग से उपज, उर्वरक के सघन उपयोग से उपज, आयातित निवेशों के बड़े पैमाने पर उपयोग द्वारा उपज बढ़ाना। डी ऑप्शन है आपका मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज को बढ़ाना, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है। तो बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य की रोशनी। कौन सा, सूर्य की रोशनी दोस्तों आपका महत्वपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है। तो दोस्तों खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो ये दोस्तों खरीफ की फसल बोई जाती है जून व जुलाई में। कब, जून व जुलाई में। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, रबी की फसल कब बोई जाती है भाई। तो रबी की फसल कब बोई जाती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अक्टूबर नवंबर में, यानी जाड़ों में, ठंड के समय में बोई जाती है। अगला प्रश्न है, शीतकालीन ऋतु। अगला प्रश्न है हमारा, शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से, तो ये रबी की फसल का। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया कि रबी की फसल कब होती है, जाड़ों के टाइम, तो वही अक्टूबर नवंबर में। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को क्या कहते हैं। तो भाई जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को क्या कहते हैं, रबी का मौसम, खरीफ का मौसम, खरीफ पूर्व का मौसम, मंदी का मौसम। तो इसको कहते हैं खरीफ का मौसम। किसको कहते हैं भाई, खरीफ का मौसम, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है। तो दोस्तों खरीफ की फसल आपकी कब काटी जाती है, तो ये काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। कब, नवंबर के प्रारंभ में। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एम्पियर मात्रक है। तो दोस्तों एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो ये होता है विद्युत धारा का। किसका होता है भाई, विद्युत धारा का, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो दोस्तों इनमें से समय का मात्रक कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसमें समय का मात्रक क्या नहीं है, प्रकाश वर्ष। क्योंकि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है दोस्तों, तो ये दूरी का होता है। किसका, दूरी का। ठीक है। अगला प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है। तो दोस्तों पारसेक किसकी इकाई है, तो दोस्तों ये है हमारी दूरी की। किसकी, दूरी की, यानी कि ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इनमें से दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं। डेसिबल से क्या मापते हैं, ध्वनि की प्रबलता की इकाई। अश्वशक्ति से क्या मापते हैं, शक्ति की इकाई। समुद्री मील किस से क्या मापते हैं, दूरी की इकाई। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो दोस्तों आपका ऑप्शन डी यहाँ पर आपका गलत वो हो जाएगा, सुमेलित नहीं होगा, सेल्सियस यानी ऊष्मा की इकाई। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है भाई। तो ल्यूमेन किसका मात्रक होता है, तो दोस्तों ल्यूमेन मात्रक होता है आपका ज्योति फ्लक्स का। किसका, ज्योति फ्लक्स का। और ज्योति तीव्रता का क्या होता है भाई, तो कैंडेला होता है। क्या होता है, कैंडेला। ठीक है। अगला प्रश्न है, पास्कल इकाई है। तो दोस्तों पास्कल किसकी इकाई होती है दोस्तों, तो ये होती है दाब की। किसकी होती है, दाब की, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो दोस्तों गेहूं रबी की फसल है, ये सिर्फ सही है, बाकी सभी हमारे क्या है, गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है, तो दोस्तों ये है आपकी चना, ये आपकी खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है वो दोस्तों। तो इनमें से कौन रबी की फसल नहीं है, तो दोस्तों ये है आपकी मूंगफली, रबी की फसल नहीं है आपकी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है। तो इनमें से दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से बताइए कौन खरीफ की फसल है। तो जौ, सरसों, बाजरा, मूंगफली। तो इसमें से कौन है दोस्तों खरीफ की फसल, तो ये बाजरा है आपकी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है। तो दोस्तों निम्न से कौन सा खरीफ की फसल है, तो दोस्तों गेहूँ किसकी फसल है, खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रबी की फसल है। तो दोस्तों इनमें से कौन रबी की फसल है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, गेहूँ। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। गेहूँ बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है। तो दोस्तों गेहूँ बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है, आपके पास ऑप्शन है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अक्टूबर से नवंबर, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कीट आकर्षक फसल है। तो इनमें से कौन कीट आकर्षक फसल है, तो दोस्तों ये भिंडी कौन है, कीट आकर्षक फसल है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला है,
निम्न में से नकदी फसल है, इनमें से दोस्तों बताइए नकदी फसल कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी तंबाकू। ठीक है, कौन सी भाई, तंबाकू। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सी फसल, तो ये है दोस्तों आपकी कपास। कपास नकदी फसल में आती है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है। तो दोस्तों कौन पेट्रोपादप भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करेज, यानी कि ऑप्शन डी कौन, करेज। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित चार ऊर्जा फसलों में से किसी एक निम्नलिखित चार ऊर्जा फसलों में से एक की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है। तो वो कौन सी खेती दोस्तों, तो जट्रोफा, यानी कि ऑप्शन है जट्रोफा की खेती जट्रोफा की एथेनॉल के लिए की जाती है। नेक्स्ट है रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो दोस्तों रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं, तो दोस्तों होते हैं कपास, सन और जूट, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो दोस्तों जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, आपको पता होना चाहिए, तो बताइए भाई। तो जीवन की मूलभूत इकाई दोस्तों क्या है, तो ये है दोस्तों आपकी कोशिकाएं, यानी सेल। ठीक है, क्या है, सेल। ठीक है, अगला प्रश्न है कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों इनमें से आपका कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी, यानी कि सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, ये कथन आपका सही नहीं है। बाकी सभी कथन आपके क्या है, सही हैं, तो यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्या, क्लोरोप्लास्ट दोस्तों, ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कोशिका का जीवित, ठीक है, क्या कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है। तो ये दोस्तों किससे बना होता है दोस्तों, ये कोशिका द्रव्य से, केंद्रक द्रव्य से और अन्य कोशिकांग से मिलकर बना होता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो ये दोस्तों आपका जल, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर हो गया। और जल का दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। ठीक है, क्या होता है, H2O। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में से आपका नाभिक नहीं होता है। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं, RBC जिसको हम लोग बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बहक कहे जाते हैं। तो दोस्तों कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बहक कहे जाते हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लाइसोसोम, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। लाइसोसोम को आत्मघाती बहक कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है। तो इनमें से दोस्तों कौन सा आपका अर्धपारगम्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। तो किसको दोस्तों कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। यानी कि अगला प्रश्न है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो दोस्तों कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है भाई, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर आपका ऑप्शन है राइट हो जाएगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है मानव शरीर में विद्यमान मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, तो ये लाल रक्त कोशिकाओं में, यानी कि RBC में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है। तो दोस्तों कोशिका का नियंत्रक केंद्र क्या है, केंद्रक है। क्या है, केंद्रक, ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, माइक्रोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह DNA होना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 241 का। तो दोस्तों 241 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सूत्र कणिका केंद्रक हरित लवक, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है DNA की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है। तो दोस्तों इसमें से क्या समाविष्ट होता है, तो एक नाइट्रोजनी क्षारक, ऑक्सीराइबो शर्करा और फास्फेट समूह, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न किस देश की गायें टी कप काऊ के नाम से भी जानी जाती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत। क्या, भारत, ऑप्शन सी भारत। अगला प्रश्न है गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। तो दोस्तों गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है शाहीवाला। क्या है, शाहीवाला, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है
थार पारकर किस पशु की नस्ल है? तो दोस्तों थार पारकर किस पशु की नस्ल है? तो दोस्तों ये आपकी किस पशु की नस्ल है? तो ऑप्शन है यानी गाय। किसकी है? गाय की, थार पारकर। सुजाता किस पशु की प्रजाति है? तो दोस्तों सुजाता किस पशु की प्रजाति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय की। किसकी भाई? गाय की प्रजाति है सुजाता। अगला प्रश्न है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के अनुरूप पूरक कार्यों में से एक कार्य है। तो दोस्तों वो एक कार्य क्या है? तो ये दोस्तों विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्या? विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा थायमीन। दोस्तों जो डीएनए है उसमें थायमीन मौजूद रहता है, लेकिन आरएनए में थायमीन मौजूद नहीं रहता, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो दोस्तों आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण। अगला प्रश्न है, राइबोसोम्स होते हैं। तो भैया राइबोसोम्स क्या होते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम्स क्या होते हैं? तो राइबोसोम्स होते हैं आरएनए। ठीक है, आरएनए। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। तो आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं दोस्तों, तो ये किसमें? गुणसूत्रों में, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों ये किसके द्वारा दी गई थी? तो वाटसन तथा क्रिक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। अगला प्रश्न है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो दोस्तों सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो ये फोबस लेवेने ने। किसने? फोबस लेवेने ने, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए के 2 स्टैंड बंधे होते हैं। तो दोस्तों डीएनए के 2 स्टैंड बंधे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए के एक तंतुगच्छ स्टैंड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अनुलेखन। क्या कहलाती है भाई? तो ये अनुलेखन कहलाती है, यानी कि ऑप्शन बी आपका मित्रों राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो किसने किया था? खुराना ने। किसने किया था? खुराना ने, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्या? खुराना ने। अगला प्रश्न है, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो दोस्तों डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो ये माता पिता की पहचान के लिए, बलात्कारी की पहचान के लिए, चोर की पहचान के लिए, यानी कि दोस्तों ये चारों ऑप्शन आपके सही हैं, तीनों ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हिस्टोन। क्या हो जाएगा? हिस्टोन, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन ये मैं करा रहा हूँ आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में से भी दोस्तों इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाई अगर चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको अच्छी से नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहेगा, हमारा सबसे पहले वीडियो आपके पास तक पहुंचेगी। फिलहाल मैं वीडियो को फिर से स्टार्ट करता हूं। तो 259 नंबर का क्वेश्चन है, विषाणुओं में क्या होता है? तो दोस्तों विषाणुओं में क्या होता है? तो दोस्तों विषाणुओं में या तो आरएनए होता है या तो डीएनए होता है। ठीक है, क्या होता है? या तो आरएनए होता है या तो डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? तो दोस्तों अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है भाई? तो दूध के दही के रूप में जमने का कारण है दोस्तों लैक्टोबैसिलस विषाणुओं का होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो इनमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है दोस्तों? तो ये राइबोजियम है। कौन सा है? राइबोजियम, यानी कि ऑप्शन बी आपका। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई? सिम्बियोटिक कीटाणुओं की जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, किसमें पाया जाता है? तो ये दोस्तों किसमें पाया जाता है? तो ये मटर में पाया जाता है। किसमें? मटर में, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मटर में। ठीक है। अगला प्रश्न है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहजीवी, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, सहजीवी। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक हेर फेर द्वारा
प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों किस में लाया जाता है दोस्तों? तो ये आपका लाया जाता है स्यूडोमोनास, यानी स्यूडोमोनास में। किसमें? ऑप्शन डी स्यूडोमोनास में, ठीक है, डोमोनास। अगला प्रश्न है प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। तो दोस्तों प्रशीतन क्या करता है? यानी रेफ्रिजरेशन, ठंडा पदार्थ, किसी भी खाद्य पदार्थ को आप ठंडी प्लेस पे रख देते हैं तो ये क्या करता है दोस्तों? तो ये क्या करता है आपका? तो ये करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देता है, ठीक है। यानी कि जो उनमें रिएक्शन होता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का, वो क्या कर देता है? कम कर देता है, ठीक है, जिससे हमारा खाना काफ़ी देर तक सही बना रहता है। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? तो ये किण्वनीकरण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, किण्वनीकरण। अगला प्रश्न है जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है? तो दोस्तों छत्रक किससे संबंध है? तो ये कवक से, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, कवक से। अगला प्रश्न है सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? दोस्तों सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों कसकर ठसाठस भरे कवक जाल, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईस्ट मिलाने पर गूंथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? तो दोस्तों इसका कारण ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन होने लगता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर, दोस्तों ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। कौन सा? कि किण्वन के लिए उत्प्रेरक का क्या करता है भाई? किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में ये क्या करता है? कार्य करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे बंडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो किसे बंडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो ईस्ट को, ठीक है, ईस्ट को बंडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका। लाल सिंधी है दोस्तों, लाल सिंधी क्या भाई? तो लाल सिंधी क्या है दोस्तों? तो ये है गाय की प्रजाति। कौन सी है? गाय की प्रजाति, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हल्लीकर नस्ल की गाय का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? तो ये मूल स्थान माना जाता है मैसूर। हल्लीकर नस्ल की गाय का मूल स्थान मैसूर को माना जाता है। अगला प्रश्न है थार पारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों थार पारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है? तो दोस्तों गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह कौन सी है? तो ये साहिवाल। जो गाय की दोस्तों साहिवाल नस्ल है बहुत ज़्यादा दूध देती है, ठीक है, यानी नॉर्मल गायों की अपेक्षा उनसे अधिक, यानी कई गुना ज़्यादा दूध देती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विदेशी नस्ल की गाय नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन विदेशी नस्ल की गाय नहीं है? तो ये कांकरेज, ये विदेशी नस्ल की गाय नहीं, बाकी ये सभी दोस्तों ब्राउन स्विस, होल्सन फ्रीजियस, जर्सी, ये सभी दोस्तों विदेशी नस्ल की गाय हैं। फिलहाल आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है गरनसी गाय का मूल स्थान कहाँ है? तो दोस्तों गरनसी गाय का मूल स्थान कहाँ है? तो दोस्तों ये फ्रांस। तो दोस्तों जो गरनसी गाय है ये कहाँ की है? फ्रांस की है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? अगला प्रश्न कहता है कि भारत में कौन सी गाय की संकर नस्ल पैदा की गई? तो कौन सी गाय की संकर नस्ल पैदा की गई? तो एक करण फ्रीज की। किसकी? करण फ्रीज की, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है गाय एवं भैंस कितने दिनों बाद पुनः ऋतुमयी होती हैं? तो कितने दिनों बाद गाय एवं भैंस ऋतुमयी होती हैं दोस्तों? तो ये होती हैं 21 दिनों के बाद। कितने दिनों के बाद? 21 दिनों के बाद, ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। अगला है दुधारू गाय की क्या पहचान होती भाई? तो दोस्तों दुधारू गाय कैसे पहचानते हैं? तो देख लीजिए भैया, आज आप लोग दुधारू गाय कैसे पहचानेंगे? तो दुधारू गाय पहचानने की आपके लिए तरीका है कि आप अयनपूर्ण विकसित होता है, दुग्ध नलिका उभरी होती है, दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है, इनमें से सभी, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ये सभी उसमें पहचान होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक भैंसें किस देश में पाई जाती हैं? तो भैया विश्व में सर्वाधिक भैंसें किस देश में पाई जाती हैं? तो भारत। जब जहाँ ज़्यादा दूध वहीं ज़्यादा भैंस, तो भारत में भी सर्वाधिक मात्रा में दूध उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भैंस की नस्ल नहीं है? सुरती, मुर्रा, नीली, मेवाती, कौन भैया भैंस की नस्ल नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेवाती। कौन सा? मेवाती नहीं है भैया। अगला प्रश्न है मुर्रा। मुर्रा भैंस किस लक्षण से पहचानी जाती है? तो भैया मुर्रा भैंस किस लक्षण से? तो ये छल्लेदार सींग। जो मुर्रा भैंस होती है दोस्तों, इसकी जो सींगें होती हैं वो छल्लेदार होती हैं, इससे पहचान में आती है ये। नेक्स्ट है भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा क्या होती है? तो भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा होती है दोस्तों 7.2%। कितनी होती है भाई? 7.2%, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भैंस के दूध में औसत वसा 7.2%।
अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भादवारी। ठीक है, भादवारी भैंस के दूध में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में दुग्ध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस की नस्ल क्या है? तो कौन है भैया? तो ये भदावरी भैंस। कौन सी? भदावरी भैंस। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस की नस्ल क्या है? जाफराबादी। कौन सी भैया? जाफराबादी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों गरीबों की गाय के नाम से बकरी को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन है गरीबों की गाय बकरी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बकरी अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है? जमुनापारी, बर्बरी, मेहसाना, कश्मीरी। बताइए कौन सी बकरी है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है? तो ये देती है बर्बरी आपकी। कौन सी? बर्बरी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है, एग्लोनुबियन नस्ल की बकरी का मूल स्थान कहाँ है? तो दोस्तों इसका मूल स्थान कहाँ है? ब्रिटेन है, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये कहाँ की नस्ल है? ब्रिटेन की है। बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? तो किस नस्ल को जर्सी कहा जाता है? तो ये एंग्लो-नूबियन नस्ल को। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो ये किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो सानेन। किस नस्ल की बकरी को? तो भाई सानेन नस्ल की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहरी बकरी के नाम से कौन जानी जाती है भाई? तो शहरी बकरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका बर्बरी। कौन? बर्बरी, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, शहरी बकरी। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी भैया? तो सर्वाधिक दूध देने वाली आपकी बकरी है। अगर आपको आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी भाई? तो सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है दोस्तों आपकी जमुनापारी। कौन सी है? जमुनापारी बकरियां जो होती हैं दोस्तों सर्वाधिक दूध देती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोहेर नामक ऊन अंगोरा नामक नस्ल से प्राप्त किया जाता है, यह किसकी नस्ल है? तो ये दोस्तों किसकी नस्ल है? तो ये दोस्तों बकरी की। किसकी? बकरी की नस्ल है मोहेर। ठीक है, अगला प्रश्न है, गाय की दूध की तुलना में बकरी के दूध के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो दोस्तों इसमें से सत्य ये है कि लौ लवण अधिक होता है, यानी गाय की दूध की तुलना में बकरी के दूध में लौ लवण अधिक होता है। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न है, तभी देखा होगा जब दोस्तों फीवर वगैरह आ जाता है तो बकरी का दूध प्रेफर किया जाता है लोगों को। ठीक है, क्योंकि इसमें लवण अधिक होते हैं। नेक्स्ट है, सबसे अच्छा ऊन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा दूध निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है बकरी से। किससे? बकरी से। ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, यानी कि भेड़, खरगोश, याक और बकरी में से सबसे ज़्यादा दूध कौन देता है भाई? तो ये बकरी देती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो दोस्तों ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो ये एक बकरी है। क्या है भैया? एक बकरी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बकरी का दूध अधिक सुपाच्य होता है क्योंकि दोस्तों बकरी का जो दूध होता है अधिक सुपाच्य होता है, यानी कि जल्दी से हमारे शरीर में पच जाता है। तो इसका क्या रीज़न है? तो दोस्तों इसका रीज़न है कि इसमें वसा गोलिकाएं छोटी छोटी होती हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसमें वसा गोलिकाएं क्या होती हैं? बहुत छोटी छोटी होती हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।